My name is Ankit Pannu. I have secured All India Rank 31st in UPSC 2017. This was my second attempt. In my first attempt, I had secured All India Rank 444 and I was allotted Indian Revenue Services, Customs and Central Excise. I have done my engineering from Delhi Technological University in Polymers and Chemicals. So basically, I will start with the few important things which were there in my mind and which helped me crack this examination in my first and as well as in my second attempt. Most important thing is motivation and what is the mindset that you have while preparing for the examination. It happens कि studying for 3-4 days you are like fourth day नहीं पढ़ा जा रहा अब तो मतलब रोज you were studying for 8 hours 9 hours आज 2 घंटे पढ़ के भी you get tired. So those kind of things come. So one important thing to remember in that is वो सबके साथ होता है. You are not the only one facing it. If you are not able to study for continuously for 4-5 days और आपको 5th-6th day problem हो रही है तो वो सबके साथ है. आप यूनिक नहीं है. Don't feel demotivated कि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा. I am not getting a grasp of things. So it happened with me also. But one important thing to remember here is the consistency should be maintained. I mean that if you are studying for 10 hours for 5 days and if for the 6th day you are not able to study, तो इतना मत करना कि for 6th day you are studying 2 hours. Try to study at least 6 hours, 7 hours. मतलब इतना गैप चलेगा. But if it will be such a बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा 1 hour, 10 hours, तो that would be very problematic. और जो आपका एक कनेक्शन होता है with current affairs, with the whatever the reference book you were studying, अगर आप geography पढ़ रहे थे साथ में economy पढ़ रहे थे, so with the gap of that one day, तो आपको काफ़ी ज़्यादा loss होगा. You will not be able to connect the things that you were connecting with them in the past 4 to 5 days. So another thing to stay motivated is कि look for the people, look for the examples who have been into the services and why you want to be into the services. For me, it was to put a ground change, the possibilities that this service provides, the possibilities, the dimensions, the diversity it provides. कि आप किसी भी मतलब एक छोटे से एक्शन से विद अ सिंगल सिग्नेचर आप ग्राउंड में क्या चेंजेस ला सकते हैं. जैसे आई रिमेंबर वन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट वाज ऑफ अ लेडी, शी वाज टेलिंग दैट हाउ हैप्पी शी फेल्ट, हाउ सेटिस्फैक्शन, द जॉब सेटिस्फैक्शन शी गॉट आफ्टर व्हेन शी हेल्प्ड गेट इलेक्ट्रिसिटी टू अ पर्टिकुलर विलेज ऑफ हर एरिया. जो भी था मतलब वो जो जॉब सेटिस्फैक्शन विच आई सॉ ऑन हर फेस, दैट मोटिवेटेड मी. और हर मोटिवेशन टू द सिविल सर्विसेज was very much similar to what I had for me. तो आपका जो भी मोटिवेशन है, मॉनिटरी टर्म्स है, किसी को पावर का होता है, कुछ भी जो भी आपका मोटिवेशन है, कीप दैट इंटैक्ट एंड वर्क फॉर सिविल सर्विसेज, कीपिंग दैट मोटिवेशन इन माइंड. ओके, सो अब इसके बाद फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी फॉलोड. अब आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज सिलेबस. आपको सिलेबस पता होना चाहिए. क्या है सिलेबस? ये नहीं कि यू हैव टू रिमेंबर इट वर्ड बाय वर्ड कि फर्स्ट लाइन में ये लिखा था, सेकंड लाइन में ये लिखा है, GS2 की 5th लाइन में ये लिखा है, GS3 की 10th लाइन में ये लिखा है, ऐसे नहीं. पर आपको पता होना चाहिए कि सोशल इश्यूज इज अ पार्ट ऑफ GS1. सोशल इश्यूज में वुमेन, ग्लोबलाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स, ये सब GS1 का पार्ट है. GS2 में इंटरनेशनल बॉडीज ये पार्ट है और उनमें जो भी उनके रोल्स वगैरह हैं, जैसे अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, शायद यूनेस्को का आया था, व्हाट आर द बॉडीज और उनके फंक्शंस वगैरह जो भी वो कर रही है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और ये कहाँ हेल्प करता है? दिस विल हेल्प यू इन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड फाइंडिंग आउट व्हाट यू डोंट हैव टू रीड फ्रॉम द रेफरेंस बुक. अब रेफरेंस बुक है कोई, फॉर एग्जांपल अब उसमें एक ऐसा चैप्टर है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, सो इट ऑब्वियस यू डोंट हैव टू रीड दैट. दिस गोज विद द NCERTs ऑल्सो. इफ देयर इज सर्टेन थिंग विच इज नॉट इन द सिलेबस, विच यू थिंक दैट UPSC इज नॉट आस्किंग, इसके लिए प्रीवियस ईयर भी थोड़ा आपको पहले करना पड़ेगा. आपको उसी से पता लगेगा कि हमको क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें पकड़नी है. तो वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि UPSC में यू ओनली हैव लिमिटेड टाइम एंड इफ़ यू विल रीड 10 सोर्सेज सिर्फ एक टॉपिक के लिए तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. उसमें फिर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर लोग बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, फोर्थ, सो ऑन. तो वो चीज़ कम करने के लिए यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज. उसके लिए यू हैव टू नो द सिलेबस. यू हैव टू नो द सिलेबस. सिलेबस अब न्यूज़पेपर में कोई भी टॉपिक आता है जैसे, और आपको पता है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. इफ इट इज अबाउट पॉलिटिक्स, अभी
येडियुरप्पा जी अभी सीएम बनाए गए हैं, तो दैट इज समथिंग जो आपके पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब ऐसे दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। बट जो उसके अलावा पॉलिटिक्स जो चल रही है, लाइक दे आर सेंडिंग देयर एमएलएज टू चेन्नई और सम अदर थिंग, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। यू डोंट हैव टू रीड दैट। सिलेबस का पार्ट सिर्फ इतना ही है कि जो रूल्स हैं जिसके अंडर गवर्नर ने अपॉइंट किया है येडियुरप्पा को एज अ सीएम, ओनली दैट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। और उसके अलावा जो भी पॉलिटिक्स चल रही है साथ में, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो नोइंग सिलेबस विल हेल्प यू इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब उसके बाद नोट्स मेकिंग। अब नोट्स मेकिंग में अब सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा अलग था, किसी को, मेरे को नोट्स बनाना ज़्यादा पसंद नहीं, मेरे लिए इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ टाइम वेस्ट नहीं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव नोट्स का क्या होता था कि आई हैव टू रिवाइज दोज नोट्स इन द लास्ट 3-4 डेज। अब बिल्कुल प्री से पहले 3rd ऑफ जून को जैसे प्री है, सो आई विल रिवाइज इट ऑन 1st and 2nd ऑफ जून। अब इफ आई हैव टू रिवाइज इट ऑन 2 days एंड इफ आई विल मेक दिस मच नोट्स, आई वोंट बी एबल टू रिवाइज। अब सम पीपल दे रिवाइज नोट्स एवरी वीक, एवरी एंड ऑफ द मंथ, सो दे कैन अफोर्ड मेकिंग दिस मच नोट्स बिकॉज दे विल बी रिवाइजिंग दोज इन पार्ट्स। अब जो उस मंथ में बनाया, दे विल बी रिवाइजिंग इट एट द एंड ऑफ दैट मंथ। सो दैट इज नॉट द स्ट्रेटेजी आई फॉलोड, बट बाकी लोग, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं इसको एंड इट वर्क्स फॉर देम। सो आइडेंटिफाई व्हाट इज बेस्ट फॉर यू और नोट्स मेकिंग उसी के अकॉर्डिंग करना। अब नोट्स मेकिंग मैं कैसे करता था, न्यूज़पेपर से मैं नहीं करता था, बिकॉज अब न्यूज़पेपर से मेरा व्हाट वाज माय थिंकिंग, इफ देयर इज अ पर्टिकुलर आर्टिकल कोई आ रहा है एडिटोरियल में, जैसे अभी कोई भी न्यूज़ में चल रहा है, जैसे अभी इसका ही ले लेते हैं एग्जांपल कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, तो अब इस पे कोई आर्टिकल आता है, सो ओनली आई वोंट राइट दैट बिकॉज इट विल बी कमिंग नेक्स्ट डे ऑल्सो, परसों भी आएगा। सो आपके माइंड में इफ यू विल बी रीडिंग इट 3-4 times, सो इट ऑटोमेटिकली सेट्स अप इन योर माइंड, यू वोंट हैव टू मेक नोट्स और रिवाइज इट अगेन। ठीक है। अब नोट्स रेफरेंस बुक से कैसे बनाएं, एनसीईआरटी से कैसे बनाएं? ओनली मेक नोट्स ऐसे फैक्ट्स, ऐसे चीज़ों के जो आपको लास्ट 2-3 days में रिवाइज करने हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और ये काफ़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है टू सेव योर टाइम एंड लिमिट योर रिसोर्सेज। अब लेट्स से लक्ष्मीकांत है, अब लक्ष्मीकांत में यू फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर यू आर रीडिंग, सो इफ़ यू विल स्टार्ट मेकिंग नोट्स अब फंडामेंटल राइट 14 क्या 15, 16, 17, 18 एंड जो उनकी जो फर्स्ट हेडिंग है, यू आर राइटिंग इट एज इट इज़ and you are writing all the points under it as it is, you are just compiling your notes and you are just copying and pasting from Lakshmikant into your own notebook. That won't help you. But if you are writing certain things which are very important for prelims point of view, as well as there are some exceptions which can be asked, like in article 19b there are exceptions that freedom of speech and expression, it can be taken away by the government in certain cases, right? There is there 19 I think part 2 is there. So if you will write those things, those are the facts or the certain exception things which you won't be able to remember in the course of time, which you will have to revise after 2-3 months or just before the exam, क्योंकि उनमें chances है कि you forget them। ठीक है। So notes making का ये हो गया, और न्यूज़पेपर से नोट्स कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, लगातार रीडिंग करते रहिए। इवन इफ द न्यूज़पेपर, इफ़ यू आर रीडिंग सर्टेन आर्टिकल, तो दैट वुड बी कमिंग अप इन योर मंथली कंपाइलेशन जहाँ से भी आप कर रहे हैं, और योर डेली करंट अफेयर्स या फिर एंड में जो भी कंपाइलेशंस आते हैं तो उनमें वो आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यू वोंट बी एबल यू रीड इट दैट टॉपिक और आर्टिकल अगेन, यू विल बी रीडिंग इट। और अब उसके बाद करंट अफेयर्स कैसे करता था मैं? करंट अफेयर्स आई डिवाइडेड इनटू 3 parts। अब सबसे पहले डेली बेसिस पे, डेली बेसिस में it was comprised of 2 things. In the morning I used to read the newspaper, and just before sleeping I used to go through the daily current affair updates of any particular website. काफ़ी websites है, you can follow any one of them, जो whichever fits you, whichever you think is best for prelims, whichever is best for mains or for both of them. तो ऐसे करता था मैं डेली बेसिस पे, एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ मंथ, लाइक काफ़ी मंथली कंपाइलेशंस भी रिलीज करते हैं इंस्टीट्यूट्स, सो एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैन गो थ्रू दोज मंथली कंपाइलेशंस। अब वॉट एवर द न्यूज़ एंड जो भी आपने डेली पढ़ा तो आप उससे रिवाइज हो जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड थर्ड स्टेज वॉज जस्ट बिफोर द एग्जाम। जस्ट बिफोर द एग्जाम यू कैन गो थ्रू कंपाइलेशन, जो पूरे साल की कंपाइलेशन निकालते हैं आजकल, सो दोज आर वेरी हेल्पफुल to revise whatever the news articles, editorials that have come up in the past year. ठीक है।
अब थोड़ा प्री आ रहा है तो थोड़ा प्री पे बात करते हैं. Pre पे the most important thing I think for pre in this current scenario is current affairs, because UPSC is asking lots and lots of questions of current affairs even for past 2-3 years, but you don't have to read so much of the past 2-3 years just because UPSC is asking 1 or 2 questions. So one thing important here is कि आप eliminate कैसे करते हैं options. If we just talk about कि हमारा mindset क्या होता है if we are just writing the exam. So one important thing to here is you have to focus the keywords and you have to look for the extreme options. Like if there is a word like it will be completely changed. Like if I remember correctly, there was a question in economics question. It was if I think it was for GST. If GST comes into play, the economy would be, the word was the percentage rise in GDP would be 2%. If there is such a sentence, so you have to concentrate here on would be. Would be means it is certain. But after GST comes, there is nothing certain. Economy is very volatile thing. Anything can come up. Recession आ सकता है, कुछ भी आ सकता है next year. No one knows. So you have to look for these kind of words, and you have to also look for words like everything, or completely, and or. You have to focus on these kind of words. अब इसमें क्या क्या होता है, कभी कभी यूपीएससी कैसे क्वेश्चन डिजाइन करता है, लाइक एक ऑप्शन होगा 3 लेट्स से, वो 3 ऑप्शंस में होगा, ए बी सी में होगा, डी में नहीं होगा. बट इफ यू आइडेंटिफाई दैट 3 इज रॉन्ग और आपको कुछ टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, यू हैव अप्रोच द आंसर, आप आंसर पे आ चुके हो, यू नो दैट डी इज द आंसर बिकॉज 3 इज रॉन्ग, मुझे ये पता है कि 3 इज रॉन्ग. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए. और एक्सट्रीम सिचुएशंस, एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट्स हैं, मोस्टली दे आर रॉन्ग इन यूपीएससी. मोस्टली 98% ऑफ द टाइम्स दे कैन बी राइट, बट मोस्टली दे आर रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन, कोई भी एक्सट्रीम अगर स्टेटमेंट दी हुई है तो वो बिल्कुल ही गलत होगी. एक्सट्रीम सिचुएशन से मेरा वही मतलब था कि जीडीपी बिल्कुल 2% राइज करेगी ही करेगी इफ देयर इज सच अ स्टेटमेंट. सो दोज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर कम्प्लीटली रॉन्ग मोस्टली. तो अब उसके बाद अब मेरा माइंडसेट कैसा था प्री में फर्स्ट टाइम और इस टाइम. तो फर्स्ट टाइम आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 110, 115, 105. तो ये मेरा एवरेज स्कोर था टेस्ट सीरीज में जो भी मैं दे रहा था. सो आई थिंक टू बी कॉन्फिडेंट यू हैव टू गेट अ स्कोर ऑफ 120 प्लस कॉन्स्टेंटली इन एटलीस्ट 5 to 6 टेस्ट. तो अगर वो नहीं आता है देयर इज नो नीड टू बी मोटिवेटेड बिकॉज आई नेवर गॉट 120 plus in my first attempt, but in the examination I qualified it. I was very lucky to be qualifying it by 0.67 marks, but that is the luck part of this exam, and you can't help it. वो होगा. अब 1 or 2 questions अगर मेरा गलत हो जाता तो maybe I would not have secured the rank. And जो first attempt निकाल के जो मुझे confidence आया, मतलब I secured 444 rank, तो शायद उससे मेरा second attempt भी नहीं निकलता अगर मेरा एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता प्री में. तो सो दैट इज़ द लक पार्ट, वो सबके साथ होता है. तो अब उसके बाद अब सेकंड एग्ज़ाम जब मैं सेकंड प्री दे रहा था, आई ओनली हैड 15 days बिकॉज नो वन स्टडीज बिफोर रिजल्ट. तो रिजल्ट केम आई थिंक अराउंड 31st में एंड एग्ज़ाम वाज ऑन 18th June. तो 2-3 दिन तो इधर घूमने फिरने में लग जाता है, आते हैं घर वाले रिलेटिव्स वगैरह. तो 15 days में व्हाट आई डिड वाज, एंड 15 days आर ओनली लेफ्ट. तो व्हाट आई वुड लाइक टू से टू यू ऑल इज रिवाइज योर करंट अफेयर्स, रिवाइज योर नोट्स जो भी आपने प्रिपेयर किए हैं इन द लास्ट 15 days, एंड डू एज मैनी टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर्स एज मच पॉसिबल. एंड जस्ट नॉट रिवाइज देम बाय सीइंग एज द आंसर की. राइट दोज टॉपिक डाउन जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है. ठीक है, लेट्स से आपको प्रॉब्लम है किसी इलेक्शन कमीशन के टॉपिक पे. सो इलेक्शन कमीशन की पावर्स में आपको प्रॉब्लम है, यू डिड अ क्वेश्चन रॉन्ग. आपने किसी टेस्ट सीरीज में इलेक्शन कमीशन की पावर पे कोई क्वेश्चन गलत कर दिया. सो राइट दैट डाउन, रीड ओनली इलेक्शन कमीशन पार्ट अगेन, डोंट रीड CAG और अब NHAI अगेन और बाकी जो भी हमारी बॉडीज हैं. तो डोंट रीड देम बिकॉज मे बी यू आर कॉन्फिडेंट इन देम, मे बी यू हैव सॉल्व देम करेक्टली. सो ओनली रीड द टॉपिक्स विच यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन द लास्ट 15 days. बिकॉज यू कैन नॉट रीड लक्ष्मीकांत पूरा का पूरा आखिरी के 15 दिन में, यू कैन नॉट रीड GC लियोंग पूरा का पूरा. तो ओनली डू अ सिलेक्टिव रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स जो आपके गलत हो रहे हैं टेस्ट सीरीज में,
gradually you will see that the topics you are facing difficulty they will get reduced. So अपने आप ही आपको लगता है yes I am making a progress कि अब मेरे topics पहले मेरे को 50 topics में problem होती थी but they have gradually been 30, 25. So you know I am comfortable with in any test with 65, 70 questions. So you are well above the margin. अब this time in the examination hall how I attempted the question was कि first reading में I only did the questions in which I have eliminated 3 options. आप भी ये approach follow कर सकते हैं कि first reading, second reading, third reading. तो first reading में I solved around 52, 51 questions जो last year से काफ़ी कम थे. Last year I attempted in my first reading 58, 59 questions. तो when I attempted 51, 52 questions, I was like this year question is very difficult. काफ़ी मुश्किल पेपर आया है. So if I would have started those thoughts to come on to me and they would have overpowered me, यार बहुत difficult है, anxiety हो जाती मुझे. तो maybe I would not have secured 123 marks this time. Maybe I would have cleared the cutoff, but it would have been very dicey, like 110, 106. But how I overpowered it was, I went out, I cleaned my face, थोड़ा I took large breaths, जो भी टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं टू काम योर माइंड. 4-5 मिनट लगेंगे कोई नहीं, बट क्योंकि जीएस का पेपर आराम से हो जाता है 1.5 आवर 1 आवर 45 मिनट्स में आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. यू वोंट हैव टू वरी अबाउट द टाइम. आराम से काम रहिए फर्स्ट रीडिंग के बाद, देन स्टार्ट अगेन फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश. किसी क्वेश्चन को फोकस नहीं करना जो आपने अटेम्प्ट किया हुआ है कि ये गलत तो नहीं किया मैंने. यू डोंट हैव टू रीड दोज क्वेश्चन अगेन. जो आपने 50 क्वेश्चन जो पहले किए हैं, डोंट रीड देम अगेन, उनके बारे में सोचो भी नहीं. सेकेंड रीडिंग में ओनली फोकस ऑन क्वेश्चंस जिसमें आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट किए हुए हैं, और उसमें आपकी मेरी क्या प्रोबेबिलिटी होती थी कि आई यूज टू गेट 60 to 70% ऑफ देम राइट. तो ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द सेकेंड अटेम्प्ट. इफ योर क्वेश्चंस इन द सेकेंड अटेम्प्ट वुड बी 30 or 35, so the chances of getting at least 15 to 17 correct in them would be very high, and you would be around that magic figure of 70 questions. If you clear 70 questions, even if you attempt 100, you are well across the margin. काफ़ी सिंपल मैथ्स है. 70 क्वेश्चन सही करो, 140 minus 30 into 2 by 3, 20, 120 मार्क्स. 120 मार्क्स यू आर वेल अबव मार्जिन. कैसा भी टेस्ट हो, कितने भी कट ऑफ उन्हें करना है, कितने भी बच्चे लेने हैं, 120 मार्क्स यू आर वेल अबव द मार्जिन. कभी नहीं गया यूपीएससी में 120 कट ऑफ, और ना जाने वाला. बहुत ही ईजी पेपर आए तो जा सकता है 2016 टाइप्स. तो फर्स्ट रीडिंग के बाद काम रहो, कंपोज रहो, फिर से स्टार्ट करो. अब सेकंड रीडिंग में जो भी आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हुए हैं उन क्वेश्चंस पे फोकस करो एंड ट्राई टू एलिमिनेट 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन कि कोई एक्सट्रीम वर्ड तो नहीं है, कोई की वर्ड जो भी है जो आप. और इसके लिए यू विल हैव टू रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. थोड़ा एनालिसिस करोगे कि व्हाट यूपीएससी आस्क्स, व्हाट कैसे वो ऑप्शंस को फ्रेम करता है. आप पहले से पढ़ के जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी हेल्प होगी. यू विल बी एबल टू रिकॉल कि यार यूपीएससी ऐसे ऑप्शंस तो नहीं देता, ऐसे ऑप्शन देता है तो जनरली दे आर रॉन्ग. और यूपीएससी कभी डेट्स वगैरह में गलती नहीं करता है. ठीक है, तो आप ये सब ऑब्जर्वेशंस यू हैव टू डू देम ऑन योर ओन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. टेस्ट सीरीज से मत करना है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज यूपीएससी नहीं बना रहा है. ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से करना कि हाउ यूपीएससी आस्क्स, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स दे आस्क फ्रॉम. अब जैसे इन्वायरमेंट में है, दे ओनली फोकस ऑन 5-6 नेशनल पार्क्स. शायद ही कभी होता है, एंड दे आस्क देम अगेन एंड अगेन, लाइक लोकटाक लेक, they will ask them again and again. Fumdi, they will ask something related to it. So focus on only certain things which UPSC asks upon. ठीक है. अब उसके बाद थोड़ा मेंस की बात करते हैं. अब मेंस में तो सिर्फ आंसर राइटिंग है, सोर्सेज बुक्स वगैरह सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. काफ़ी टॉपर्स आर्टिकल डालते हैं काफ़ी वेबसाइट्स पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं. बुक्स आर्टिकल सब जगह बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे. So the important part I think here is how to write the answers. और आंसर भी नहीं लिखना, how to write answers different from others. क्योंकि 50,000 लोग पढ़ रहे हैं और उनमें से 15,000 are writing mains, 13,000 are writing mains. So how to write your answers कि आप top 100 में आए, 15,000 में top 100 में. How to make your answer different from all of them. अपने भी while preparation always keep this in mind. Always while writing answers,
हाउ टू मेक, जो भी मैं आंसर लिख रहा हूँ, हाउ टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द 15,000 पीपल हु विल बी राइटिंग इट विद मी. मैं हमेशा ये बात सोचता था वाइल राइटिंग माई आंसर कि हाउ टू मेक इट डिफरेंट. अब उसके लिए क्या है कि आपको काफ़ी इनोवेशन वगैरह कर सकते हैं, आपकी पर्सनल हो सकती है, टॉपर से ले सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं. तो अब एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क बताता हूँ कि आपको कैसे आंसर होने चाहिए. योर आंसर शुड बी बैलेंस्ड, दे शुड बी वेल बैलेंस्ड. इवन इफ द टॉपिक इज आस्किंग यू और आपका माइंडसेट उस टॉपिक को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, that criticality should not be reflected in your answer. I think whatever the answer you write, it is the reflection of your attitude, it is the reflection of your personality. ठीक है, एग्जामिनर को आंसर पढ़ते ही पता लग जाएगा what kind of a person you are, what kind of a thinking you have, if you have a positive attitude, if you have a negative attitude, आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, आप गवर्नमेंट के लिए काम करने जा रहे हैं, यू कैन नॉट थिंक क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज. अगर आप लिख दोगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने कुछ भी नहीं किया, ऑब्वियसली यू वोंट गेट मार्क्स. मतलब काफी आप, एक तो इससे दो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपका एटीट्यूड ही बिल्कुल नेगेटिव है, और दूसरा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज पे आपका सपोर्ट ही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है. ठीक है, जो काफी नेगेटिव जाएगा. सो ऑलवेज ट्राई टू राइट अ बैलेंस्ड आंसर एंड मेक इट एज पॉजिटिव एज पॉसिबल. ठीक है, और कंक्लूजन में जितना भी फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन हो वो अच्छा रहता है. And in 2-3 lines, try to give a gist of whatever you have written in the body in the introduction. जो भी basically body, जो भी आपने body में आपका stand है, try to reflect it in 2-3 lines in the conclusion and try to make it futuristic as much as possible. आप इसमें schemes वगैरह भी डाल सकते हैं. अब जैसे skill development के लिए कोई scheme आई है, you can quote it in the conclusion part and say that अब इसके facts वगैरह, जैसे स्वच्छ भारत मिशन का उस टाइम कोई facts आया था कि 54% of the toilets have been constructed in villages, ऐसा ही कुछ फैक्ट था. So you can quote it in the conclusion, a body में भी, if you are making a statement. अब body में how to make a body different from other is कि आप ज़्यादा से ज़्यादा dimensions cover करें. अब इसके लिए मैंने एक acronym बनाया हुआ था स्पेशल. S was for social, P for political, E for economic. आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे था. C से कल्चरल था, E से इंटरनेशनल था. तो कोई भी टॉपिक है मैं इसलिए बनाया था ताकि मैं इसको पॉइंट वाइज हर उस डायमेंशन से कनेक्ट कर सकूं. ठीक है, अब जैसे कोई इकोनॉमिक का टॉपिक है तो मैं उसको सोशल डायमेंशन से भी कनेक्ट कर सकूं, इकोनॉमिक के टॉपिक को मैं पॉलिटिकल से भी कनेक्ट कर सकूं, अब उसको मैं थोड़ा कल्चर में भी अगर कहीं पे आता है तो कल्चर से भी कनेक्ट कर सकूं. तो आपकी जितनी ज़्यादा डायमेंशंस होगी आंसर्स में उतना ज़्यादा आपका आंसर डिफरेंट होगा. बट इफ इन इकोनॉमिक क्वेश्चन में इफ यू आर राइटिंग ओनली अबाउट द इकोनॉमिक पार्ट, ट्रस्ट मी आपके मार्क्स नहीं आएंगे जो बाकी बच्चों के. If there is other person who is connecting it with polity and connecting it with international part, जितनी ज़्यादा डायमेंशन लेके आओगे अपने आंसर में बॉडी में खासकर, उतना ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे. एंड डोंट जस्ट गिव स्टेटमेंट, डोंट जस्ट राइट अ स्टेटमेंट एंड लीव इट. ये कभी मत करना. डायमेंशंस भी ले आए बट आप सिर्फ स्टेटमेंट डाल रहे हो और उनको सपोर्ट नहीं कर रहे विद एनी एग्जाम्पल्स, विद एनी फैक्ट्स. Try to always support your statement with examples, facts, figures. जो भी मतलब आपको लगता है with schemes. अगर आपने कोई statement दी तो try to support it with a scheme कि ये scheme में ये हुआ है, गवर्नमेंट भी इस पे कर रही है. ठीक है, अगर सिर्फ statement दोगे it won't fetch you marks. चाहे आप कितनी भी dimensions include कर लो, चाहे आपने 7 dimensions include कर लिए अपने आंसर में, पर आपकी statement if they are not supported by examples, if they are not supported by facts or figures, it won't fetch you marks. और ज्योग्राफी में ट्राई टू प्रोवाइड एज मेनी डायग्राम, फ्लो चार्ट्स. एल नीनो पे क्वेश्चन है तो ट्राई टू राइट द डायग्राम. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है वेदर पे है, ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम. और इसके लिए पेंसिल वगैरह यूज मत करना, ओनली ड्रॉ इट विद द पेन जो आप राइट जिससे आप लिख रहे हैं. ब्लू पेन, ब्लैक पेन, मैं ब्लैक पेन से लिखता था, कोई भी पेन से लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है. Point format, paragraph format depends on the question. If the question is specifically asking, write the positive, write the negatives, write the challenges, write the pros, write the cons, write what should be the way forward. So इसमें point format मेरे हिसाब से ज़्यादा sensible बनता है, logical बनता है. ठीक है, if the question is asking to analyze something, if the question is asking to analyze the caste structure of India, if the question is asking to analyze कि state reorganization होना चाहिए नहीं होना चाहिए, in those kind of questions
यू कैन राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट, सेंस बनता है. डोंट बी रिजिड कि मैं सिर्फ पॉइंट में लिखूंगा, डोंट बी रिजिड मैं सिर्फ पैराग्राफ में लिखूंगी. ऑलवेज ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल. क्वेश्चन पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, कैसे लिखना है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर. ठीक है. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन एस्पेक्ट. अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा, अब जैसे क्वेश्चन था साइमल्टेनियस इलेक्शन पे एंड इट वाज आस्किंग समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू इट कि इसके सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट होंगे, और आपने टेस्ट सीरीज में प्रिपेयर किया हुआ था साइमल्टेनियस इलेक्शन, 10 बार आपने क्वेश्चन लिखा हुआ था साइमल्टेनियस इलेक्शन पे, और आपने प्रोज कॉन्स चैलेंजेस वे फॉरवर्ड ये सब पढ़े हुए थे. आपने पर साइमल्टेनियस इलेक्शन देखा और आप सब शुरू हो गए प्रोज कॉन्स चैलेंजेस वे फॉरवर्ड, मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपने वो तो बताया ही नहीं. क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, या फिर कुछ भी XYZ. ठीक है. सो रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू आंसर इट. ओनली आंसर द क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू शो योर नॉलेज. आपको उस टॉपिक के बारे में आप उस पर पूरी की पूरी किताब लिख सकते हो, आपको वो नहीं बनना है. ओनली यू हैव टू गिव जस्टिस टू द क्वेश्चन. वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग, ओनली गिव जस्टिस टू दैट एंड बी वेरी स्पेसिफिक टू इट. ओके. एंड पॉजिटिव वगैरह फ्यूचरिस्टिक वो सब तो मैंने बता दिया है, वो तो अपने आप मतलब आप लिखोगे. यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी और एटीट्यूड कि आप कोई भी क्वेश्चन लिखो सो इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड कि आप पॉजिटिव हैं, यू आर अ फ्यूचरिस्टिक पर्सन, आप थिंग्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, नॉट लाइक एवरीवन एल्स, एंड यू आर नॉट अ वेरी सिनिकल पर्सन. आप काफ़ी पॉजिटिव सोच रखते हो. अब उसके बाद अब थोड़ा जैसे बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में. तो इंटरव्यू पे आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट इज दे आर नॉट देयर टू ग्रिल यू. सबसे पहली बात तो काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड्स हैं. ठीक है. दे विल ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू. वो बिल्कुल आपको काम रख के आराम से पूछेंगे. दे वो मतलब काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था. दे वोंट ग्रिल यू. कोई भी क्वेश्चन पे अगर गलत होता है तो दे वोंट इवन पॉइंट आउट कि आपने गलत बोल दिया. क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करेंगे. दे वोंट इवन क्रॉस क्वेश्चन. जो भी आपके माइंड में है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक दे आर आस्किंग, सो दे जस्ट वांट टू नो दैट जो भी आपके माइंड में है, एंड यू हैव टू बी वेरी फ्री अबाउट इट जो भी आपके माइंड में है. सो उसमें भी यही सब है. दे विल ट्राई टू टेस्ट योर लीडरशिप क्वालिटी, दे विल ट्राई टू टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग स्किल, दे विल ट्राई टू टेस्ट योर कॉन्फिडेंस. ओके. और कॉन्फिडेंस मतलब सब ऐसी चीज़ है जो सबको लिंक करता है. लीडरशिप क्वालिटी है, चलो जजमेंट भी ले लेते हो, बट इफ यू वोंट हैव कॉन्फिडेंस टू से इट तो आप कैसे कर पाओगे. ठीक है. क्लैरिटी ऑफ थॉट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो वो आपके वहाँ पे टेस्ट करते हैं. एंड आई थिंक द प्रिपरेशन ऑफ एन इंटरव्यू डज नॉट स्टार्ट आफ्टर द मेंस रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड और आफ्टर द योर इंटरव्यू डेट कम्स. आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन व्हेन यू स्टार्ट विद योर प्रीलिम्स, व्हेन यू स्टार्ट विद योर मेंस, उसके साथ ही स्टार्ट हो जाती है. बिकॉज अब इंटरव्यू में बस एक ही डिफरेंस है, दे विल आस्क योर ओपिनियन. अब ओपिनियन तो आप मीन्स में भी लिख रहे हो ना अपने. अब उसमें थोड़ा है कि आपको वर्बल वे में थोड़ा बताना है और आपको बिल्कुल क्रिस्प रहना है. मीन्स में यू विल बी राइटिंग इट इन 200 वर्ड्स, इंटरव्यू में आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स में बताना है. तो यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट और ओपिनियन तो आप डेवलप कर ही रहे हो विद टाइम. प्री के लिए भी आप वही चीज़ पढ़ रहे हो, मेंस के लिए वही चीज़ पढ़ रहे हो, इंटरव्यू के लिए वही चीज़ पढ़ रहे हो. और डिफरेंस यही आ जाता है कि आप कितने वर्ड्स में बता रहे हो, फैक्ट्स वगैरह पूछ के बता रहे हो जैसा प्री में होता है. तो यही डिफरेंस है. और इंटरव्यू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लो, 5-6 सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा तो नहीं. और क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू विल बी एबल टू फेस द बोर्ड. आपको पता लगेगा हाउ दे आस्क द क्वेश्चंस. डेफ एनालिसिस आपको पता लगेगा कि आपके डेफ में किस किस चीज़ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बिकॉज डेफ इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिससे क्वेश्चन आएगा. डेफ से बाहर दे नेवर गो. शायद ही अब इफ दे फाइंड कि यू आर नॉट सुटेबल, या फिर दैट इज व्हाट आई फील, इफ दे फाइंड दैट यू आर नॉट सुटेबल कैंडिडेट, तो शायद वो डेफ से बाहर चले जाएं एंड स्टार्ट आस्किंग यू फैक्चुअल क्वेश्चंस जो काफ़ी इरेलेवेंट होते हैं. ओके. सो दैट वाज इट.